इंटर का चैप्टर जो फर्स्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हीट और उसकी एप्लीकेशंस, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इस चैप्टर के जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो आपके पीएमडीसी सिलेबस के अंदर शामिल है, जबकि जो इस चैप्टर का पहला पोर्शन है हीट वाला, उसमें से कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो शामिल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पीएमडीसी के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको मुख्तलिफ बुक्स से देखते जाएंगे। जैसे आपको पता है कि सिलेबस जो हुआ है वो चेंज हुआ है, जो एसटीबी की बुक्स हैं, तो उसमें जो आपकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी होगी वो न्यू सिलेबस से होगी, जबकि फिज़िक्स का सिर्फ एक चैप्टर उसका सिर्फ फिज़िक्स जो है वो फर्स्ट ईयर चेंज हुई है, इंटर चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिज़िक्स का सिलेबस रहेगा वो ओल्ड बुक्स रहेगा, क्योंकि आपकी जो बैच है उसने ओल्ड सिलेबस पढ़ा हुआ है, इसलिए ओल्ड सिलेबस। लेकिन ऐसे चैप्टर्स जो कॉमन चैप्टर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दो ऐसे चैप्टर है इंटर के जो अब न्यू सिलेबस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल किए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आपके 12 चैप्टर और 13 चैप्टर हम पढ़ें यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर भी पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो आपका बुक है वो नया है और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पुराने बुक के अंदर नहीं है। जैसे जो पुराने बुक के अंदर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और मुख्तलिफ रूल्स उसके वो नहीं थे, लेकिन जो नया फर्स्ट ईयर का बुक आया उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल कर दी गई है। तो हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के अंदर दिए गए हैं, जो इंटर के अंदर हैं अभी, उनको वहाँ से भी देखते जाए, क्योंकि जो टेस्ट हुई है, जो पहले वाली टेस्ट हुई है, उसके अंदर जो है वो न्यू बुक्स से भी चीज़ें शामिल की गई। ठीक है, तो हम पहला अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ हीट के बारे में, कि हीट की नेचर क्या होती है या हीट क्या होती है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ हीट। ठीक है, कि हीट जो होती है उसकी नेचर क्या होती है, हीट की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हीट की नेचर के बारे में हमारे पास दो थ्योरीज है। एक थ्योरी हमारे पास जो नेचर ऑफ हीट के बारे में है, वो थ्योरी होती है कैलोरिक थ्योरी। पहली जो हमारे पास होती है वो होती है कैलोरिक थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी होती है हमारे पास वो होती है काइनेटिक थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं, वो नेचर ऑफ हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चीज़ माइंड में रहे कि ये थ्योरीज आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इंटरनल एनर्जी बोला गया है। तो इंटरनल एनर्जी इन थ्योरी से रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन थ्योरी से आता है, इसलिए ये थ्योरीज हम पढ़ेंगे। अब इसमें ये आप कह लें कि नेचर ऑफ हीट के बारे में ये दो थ्योरीज एक साथ एग्जिस्ट करती थी। कुछ साइंटिस्टों का ख्याल था कि जो नेचर ऑफ हीट है,
जो चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों को गर्म करती है या ठंडा करती है, उसके बारे में कुछ लोग कैलोरिक थ्योरी को मानते थे और कुछ लोग जो थे वो काइनेटिक थ्योरी को मानते थे। काइनेटिक थ्योरी के मुकाबले में उस वक्त के अंदर 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जो ज़्यादा माना जाता था वो कैलोरिक थ्योरी को माना जाता था। तो कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक पहले हम देखते हैं कि कैलोरिक थ्योरी जो होती है वो क्या है, या वो क्या कॉन्सेप्ट जो है पेश करती है अबाउट नेचर ऑफ हीट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कैलोरिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम इस थ्योरी को देखते हैं तो इस थ्योरी के मुताबिक हीट को एक किस्म का फ्लूइड माना जाता था। आपको पता है कि गैसेस को और लिक्विड्स को हम फ्लूइड कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो हीट है वो एक किस्म का फ्लूइड है जो हर मटेरियल ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होता है। आप कह लें कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद होता है और ब्लड एक फ्लूइड है, इसी तरह से ये माना जाता था कि ये एक किस्म का फ्लूइड है और ये हर मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद होता है। कोई चीज़ लिविंग हो, कोई चीज़ नॉन लिविंग हो, उन सब के अंदर इसको पाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप कहेंगे कि हीट इज फ्लूइड called caloric present in every material body। every का मकसद है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बॉडी। ठीक है, तो कैलोरिक जो है इसके बारे में ये कहा जाता था, थ्योरी कहती थी कि एक किस्म का फ्लूइड है जिसका नाम भी कैलोरिक रखा गया था और ये माना जाता था कि कोई चीज़ लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है, उसके अंदर ये कैलोरिक मौजूद होता है। अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज करते हैं, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज करते हैं तो ये होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं तो इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो दी जाती थी। पहली ये दी जाती थी कि ये जो होता है ये वेटलेस होता है, ये एक वेटलेस फ्लूइड है। ठीक है, और दूसरी जो इसकी दी जाती थी कि ये जो होता है ये सेल्फ रिपेलेंट है। ठीक है, ये जो होता है ये अपने आप को रिपेल करता है। ठीक है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो अपने आप को रिपेल करता है। ठीक है, और जब कोई भी चीज गर्म होती है तो वो चीज एक्सपेंड होती है। वो इसलिए कि ये माना जाता था कि जब ये किसी भी चीज के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उस चीज के अंदर जो उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये घेर लेता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स के बाहर अपना कवर बना लेता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते और नतीजा ये निकलता है कि कोई भी चीज़ गर्म होने से एक्सपेंड होती है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो होती है
जिसमें लीनियर एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, एरिया एक्सपेंशन होती है, तो चीज़ों के एक्सपेंड होने की जो वजह मानी जाती थी वो ये प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ये कहा जाता था कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो जब किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बॉडीज के अंदर थर्मल एक्सपेंशन आती है। तो थर्मल एक्सपेंशन की ये वजह माना जाता था। और दूसरी बात ये कि इसकी नेचर को कंजर्वेटिव माना जाता था। कंजर्वेटिव नेचर का माना जाता था क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड था जो रिप्रेजेंट करता था एक एनर्जी को। जब ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था तो आपको पता है कि इसकी नेचर कंजर्वेटिव होनी चाहिए क्योंकि हीट कैन नॉट बी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि फिर कैलोरिक कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट डूइंग नथिंग। तो ये माना जाता था कि इसकी जो नेचर है ये कंजर्वेटिव नेचर है। ठीक है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि स्ट्रांगली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मेटर की तरफ ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव था, आपस में रिपल्सिव था, लेकिन जो मेटर है वो इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। इसलिए जब कोई भी चीज हम किसी भी ठंडी चीज को किसी गर्म चीज की तरफ रखते हैं तो ये माना जाता था कि ये जो फ्लूइड है इसको ठंडी बॉडी अट्रैक्ट करती है और ये गर्म बॉडी से फ्लो होके ठंडी बॉडी की तरफ चला जाता है। तो मटेरियल के बारे में माना जाता था कि ये मेटर की तरफ जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता था, कि मेटर इसको अट्रैक्ट करता था। और जो पांचवी चीज के इसके बारे में कहा जाता था कि ये रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका रेस्पॉन्सिबल इस फ्लूइड को माना जाता था। कहा जाता था अगर किसी चीज के अंदर ये ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर किसी चीज के अंदर ये कम होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। किसी भी चीज के टेम्परेचर की जो वजह मानी जाती थी वो ये फ्लूइड माना जाता था। और ये भी कहा जाता था कि ये हमेशा फ्लोस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्लोस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसके बारे में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ नेचुरल इसका फ्लो माना जाता था कि ये हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कैलोरिक के बारे में कंसीडर की जाती थी। तो कैलोरिक थ्योरी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि कैलोरिक थ्योरी का मकसद है कि हीट जो है वो एक किस्म का फ्लूइड है, और ये कहा जाता था कि ये फ्लूइड हर मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद है। जो गर्म चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादा माना जाता है, और जो ठंडी चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये कम माना जाता था। और ये कहा जाता था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है।
ये एक सेल्फ रिपेलेंट फ्लूइड माना जाता था और कहा जाता था कि जब ये किसी चीज के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से चीजें एक्सपेंड इसलिए करती है क्योंकि ये फ्लूइड जो होता है ये सेल्फ रिपेलेंट होता है। सेल्फ रिपेलेंट होने की वजह से जब ये किसी भी चीज के अंदर ज्यादा हो जाता है तो वो चीजें एक्सपेंड हो जाती है, उनकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो इसके साथ एसोसिएटेड मानी जाती थी। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड, अगर हम मान भी लें कि हीट एक किस्म का फ्लूइड है, तो ये कौन सी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है और कौन सी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखिए, आपको पता है कि हीट जो होती है वो कंडक्ट भी करती है, हीट की कन्वेक्शन भी होती है, हीट की रेडिएशन भी होती है। तो अगर हम इसको फ्लूइड मानते हैं तो क्या हीट कंडक्ट कर सकती है? तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर हीट फ्लूइड है तो कंडक्शन हो सकती है, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के करीब रखते हैं तो दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल जब आपस में टच करते हैं तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, एक बॉडी के मॉलिक्यूल दूसरी बॉडी के अंदर नहीं जाते, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर के सिवा अगर हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो तो इसको कंडक्शन कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जब बॉडीज को दो को टच करके लगाएंगे तो एक का फ्लूइड दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। इसका मकसद है कि हीट अगर कंडक्ट करती है तो कैलोरिक थ्योरी को इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट एक किस्म का फ्लूइड है और फ्लूइड कंडक्ट कर सकता है। नंबर 2, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मकसद होता है जैसे हवा होती है, एयर होती है, इसमें मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। एक रूम है, बाहर से गर्म हवा होती है, वो आके अंदर ठंडी हवा के साथ मिक्स हो जाती है, मॉलिक्यूल की मिक्सिंग की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है रूम का। तो ये हो सकता है क्योंकि जब हम एक गर्म फ्लूइड को और एक ठंडे फ्लूइड को आपस में मिक्स करते हैं तो ये लाइक कन्वेक्शन होता है कि हॉट जो फ्लूइड होता है वो जब लो जो ठंडे फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जैसे वाटर होता है, गर्म पानी होता है, वो किसी ठंडे पानी के साथ जब मिक्स करते हैं तो गर्म पानी का जो कैलोरिक होता है वो ठंडे पानी के अंदर शिफ्ट होता है। नतीजा ये निकलता है कि मिक्सिंग के दौरान कन्वेक्शन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम हीट को एज अ फ्लूइड माने तो हीट कंडक्ट भी कर सकती है और हीट की कन्वेक्शन भी हो सकती है। लेकिन रेडिएशन कैसे होती है? क्योंकि रेडिएशन का जो प्रोसेस है उसको आप इस कैलोरी के कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं कर सकते कि अगर हीट है और वो एक फ्लूइड है तो फ्लूइड जो होता है वो रेडिएट कैसे करता है। तो आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी को कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में मुश्किल थी। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिन चीजों को एक्सप्लेन करना इस थ्योरी को मुश्किल हो रहा था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल होता है अगर हम हीट को एज अ फ्लूइड मानते हैं। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ कैलोरिक थ्योरी, के कैलोरिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है।
ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन रेडिएशन प्रोसेस। इस थ्योरी को, रेडिएशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था कि फ्लूइड रेडिएट कैसे करता है, फ्लूइड कंडक्ट कर सकता है, फ्लूइड कन्वेक्शन कर सकता है, लेकिन फ्लूइड रेडिएट कैसे करता है? क्योंकि हीट जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ये सिर्फ कंडक्शन के थ्रू नहीं होती, ये सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होती, रेडिएशन के थ्रू भी होती। ठीक है, पहला मसला ये। दूसरी बात ये कि वाई mass and weight of bodies remain unchanged after heating और कूलिंग। कि किसी भी चीज को गर्म करने से या ठंडा करने से उस चीज का मास और वेट क्यों तब्दील नहीं होता? क्योंकि अगर आप हीट को एज अ फ्लूइड लेते तो एक चीज का फ्लूइड अगर दूसरी चीज के अंदर फ्लो करता है तो जो चीज ठंडी होती है मकसद वो फ्लूइड को लूज कर रही है, और जो चीज गर्म होती है मकसद वो फ्लूइड को गेन कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि ठंडी चीज का वेट या मास कम नहीं होता और गर्म चीज का वेट और मास बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि फ्लूइड जो होता है उसका मास भी होना चाहिए और उसका वेट भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब देना कैलोरिक थ्योरी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसका एक सॉल्यूशन भी निकाला गया। सॉल्यूशन ये निकाला गया कि ये फ्लूइड वेटलेस है, लेकिन फ्लूइड को एज अ वेटलेस मानना ये थोड़ा टेक्निकली मसला कर रहा था कि फ्लूइड भी है और वेटलेस है, इसको मानना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस चीज का जवाब भी कोई प्रॉपर इसके अंदर मौजूद नहीं था। वाई टेम्परेचर ऑफ बॉडीज remain unchanged during phase change। ठीक है, ये फिनोमिना फेज चेंज की फिनोमिना है। फेज चेंज का मकसद होता है जब सॉलिड वेपर्स में तब्दील हो या सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील हो या लिक्विड वेपर्स के अंदर जाए या वेपर्स लिक्विड के अंदर आए या लिक्विड सॉलिड के अंदर जाए, इसको हम फेज चेंज कहते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी भी चीज का फेज चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे अगर वाटर है उसको आप टेम्परेचर दोगे, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होने के बाद बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप उसको हीट भी दे रहे होगे और नतीजे में उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा होगा लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर आप हीट दे रहे, मतलब वाटर को कैलोरिक दे रहे, और कैलोरिक देने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर कैलोरिक जो है वो हर कंडीशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा।
क्योंकि हम मानते हैं कि कैलोरी की ही टेम्परेचर की वजह है। तो साइंटिस्ट ये पूछने लग गए कि अगर कैलोरी की वजह से ही बॉडीज का टेम्परेचर होता है, तो फिर जब किसी भी चीज की स्टेट चेंज होती है, जब कोई भी चीज अपनी स्टेट चेंज कर रही होती है, तो उसको हीट दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। जैसे वाटर आइस में जाता है तो उससे हम हीट लेते हैं, तो हीट लेने के बावजूद भी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से लेस क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि फिर हर ट्रांसफर ऑफ कैलोरिक टेम्परेचर के चेंज का सबब नहीं बनता। बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था जिसका कोई भी जवाब इस थ्योरी के पास नहीं था। हीट is produced during फ्रिक्शन। ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसको इस्तेमाल किया था काउंट रमफोर्ड ने आगे नई थ्योरी के लिए, कि जब किसी भी चीज के ऊपर फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन की वजह से भी हीट पैदा होती है और कोई भी चीज गर्म हो जाती है। तो क्या करोगे आप कंजर्वेशन का, कि फ्लूइड तो कंजर्वेटिव होता है ना, कैलोरिक कंजर्वेटिव होता है, तो फ्रिक्शन के दौरान जब हीटिंग होती है तो ये फ्लूइड कहाँ से आए? हाथ तो दोनों ठंडे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कैलोरी कम, फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो गए। ये कैलोरी आया कहाँ से? जिसने इन दोनों हाथों को गर्म किया। मकसद कंजर्वेशन के उसूल के खिलाफ ये चीज हो रही है। तो फ्रिक्शन के अंदर ये फ्लूइड कहाँ से पैदा हुआ? तो ये भी एक ऐसी चीज थी जिसका कोई भी जवाब नहीं था। वाई equal amount of caloric does not change equal amount of temperature in different bodies। के जब एक बड़ी बॉडी होती है और एक छोटी बॉडी होती है, अगर उसको इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरी दें, ठीक है, जैसे एक ड्रम है और एक जग है, दोनों में इक्वल टेम्परेचर पे पानी है, ठीक है, एक जग है एक ड्रम है, ठीक है, दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर है उसका अमाउंट डिफरेंट है, ड्रम में ज्यादा पानी है जग में कम पानी है, लेकिन दोनों का इनिशियली टेम्परेचर सेम है। जब जग को और ड्रम को सेम टाइम के लिए आग के ऊपर रखेंगे तो जग का पानी ज्यादा गर्म होगा और ड्रम का पानी कम गर्म होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इक्वल टाइम के लिए दोनों को हीट दे रहे हैं और इक्वल हीट दे रहे हैं, तो इक्वल हीट इक्वल टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाती? ठीक है, क्योंकि अगर कैलोरिक है तो इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक है, इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाती? ये बहुत बड़ा जो है वो मसला था। या दूसरी चीज आप ले लें, चले मास को डिफरेंट नहीं करें, एक आयरन का पीस लें, एक वुड का पीस लें, आयरन का भी 1 किलोग्राम का पीस हो, वुड का भी 1 किलोग्राम का पीस हो, सेम टाइम के लिए सन के धूप के अंदर रख दें, आयरन का पीस ज्यादा गर्म होगा और वुड का पीस कम गर्म होगा। अब तो दोनों की मास भी बराबर है, दोनों को सन ने इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरी दी, फिर दोनों का टेम्परेचर इक्वल क्यों नहीं बना? ठीक है, तो ये ऐसी चीजें थी जो आप कह सकते थे जो कैलोरिक थ्योरी कह रही थी कि हीट कैन नॉट बी फ्लूइड। अगर हीट फ्लूइड होता है तो इन चीजों को आंसर करना कल डिस्कस करते हैं काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट और चीजों को। आप सबको बेटा आज हम मैसेज करते हैं, हम एक ईमेल आपको भेजते हैं, टेस्ट ईमेल, उसके ऊपर कोई क्लास नहीं होगी, जस्ट वो हम टेस्ट करना चाहेंगे
कि किसको ईमेल आती है, किसको ईमेल नहीं आती। तो बेटा जब हम ग्रुप के अंदर मैसेज करें कि आप लोग चेक करें आपको ईमेल आई है या नहीं आई, तो आप उसी ईमेल को चेक कीजिएगा जो ईमेल आपने हमें दी। अगर ईमेल आपको आ गई है तो आप हमें नहीं बताइएगा कि हमें आ गई है, ठीक है। हमें अगर आप नहीं बताओगे तो हम समझ जाएंगे आपको ईमेल आ गई। और जिसको ईमेल ना आए उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे कि जिसको ईमेल नहीं आई वो हमें ये डेटा दे। तो जिसको ईमेल ना आए वही डेटा भेजे, और तब भेजे जब हम मैसेज करें, ठीक है। तो ईमेल का प्रोसेस आज शाम 6 बजे तक कंप्लीट कर लीजिएगा। आप क्या करते हैं, रात को 9 बजे या 10 बजे मैसेज करते हैं कि सर हमने अभी चेक किया है, हमें ईमेल नहीं। तो बेटा रात को 10 बजे कौन सा ऑपरेटर होगा, कौन अपडेट करेगा? तो होता है, एक तरीका होता है, काम करने वाले भी इंसान होते हैं, 6-7 बजे के बाद वो भी घर चले जाते, कौन अपडेट करे? दूसरी बात कि आपके पेरेंट्स भी 10 बजे 11 बजे 12 बजे कॉल करते हैं। तो बेटा 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऑफिस टाइम नहीं होता। हम उनको क्या बोलें कि अभी वो कहते हैं हमने अभी फीस सबमिट की है, अभी ग्रुप में ऐड नहीं किया। तो बेटा ऐसे नहीं करें, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, कोई तरीके होते हैं। आगे काम करने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं, सारा दिन काम करते हैं। तो आपको आज ईमेल हम 10-11 बजे भेज देते हैं, फिर हम आपको 1-2 बजे मैसेज करेंगे। अगर आपको ईमेल नहीं आती आप फौरी तौर पे डेटा हमें भेज दें, हम उसको अपडेट करें, ठीक है। अगर नहीं आती ईमेल तो भी बड़ा मसला नहीं है, ऐसा नहीं है, आसमान नहीं गिरेगा। अगर फिर भी ईमेल नहीं आती, इवन सुबह सवेरे भी ईमेल नहीं आती ना, तो अगर 7 बजे क्लास है तो आप 6:50 तक अगर ईमेल नहीं आती तो आपको नंबर भेजेंगे, उस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ईमेल नहीं आई, वो आपको उस वक्त ईमेल भेज दें, कोई मसला नहीं, सब मसले हल हो जाएंगे। थोड़ा आराम से, सब्र से, इत्मीनान से, ठीक है। इसके बाद 5-10 मिनट बायो की क्लास होगी, उसके बाद आप जा सकते हैं।